हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके दौर में काफ़ी काम किया गया था ईज़ ऑफ बिज़नेस। उसके बाद मेरे ख्याल में वो ईज़ ऑफ बिज़नेस को हमने ईजी ले लिया। उसके बाद हमने सोचा कि सारी सरमायाकारी खुद ही आ जाएगी। सरमायाकारी आई नहीं है पाकिस्तान में। सऊदी हुकूमत ने तीसरी दफ़ा अब अनाउंसमेंट किया पाकिस्तान में सरमायाकारी की। अब डेलीगेशन पाकिस्तान में, फॉरेन मिनिस्टर लीड कर रहे हैं उसको, और तो ये है कि वो दोबारा से ऑयल रिफाइनरी का तस्करा होगा, रेकोडिक के अंदर पैसा जाएगा, स्टेट बैंक के अंदर उन्होंने पैसे और $2 अरब रखवाने का ऐलान किया है। सरमायाकारी क्यों नहीं आगे मटीरियलाइज होती? जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, तकरीबन 4.5 साल पहले जब हमारा एक सऊदी अरब से डिप्लोमेटिक रिलेशन चलता आ रहा था, जिसकी दो बेसिस थी। एक हमारा रिलीजियस बुनियादों पे ताल्लुक था, दूसरा पाकिस्तानी वहां पर काम करते थे, और तीसरा हम कुछ दफाई हमारी पार्टनरशिप थी। मैंने उस टीम को लीड किया, तकरीबन एज एन आर्किटेक्ट एक नई सिमत दी, जिसमें हमने कहा कि अब हम वाइडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे। और ये तीन उसके हिस्से थे। एक था जो हमारी नीड थी कि आप कुछ डिपॉजिट रख दीजिए। एक था कि हमें आप डिफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल देना शुरू करें, जो पहले भी देते रहे हैं। तीसरा था कि आप कुछ हमारे चलते प्रोजेक्ट्स अभी खरीद लें और कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। वही चीज अनफॉर्चुनेटली 5 साल से चली आ रही। जहां तक कर्ज लेना है, डिपॉजिट लेना है, वो काम तो हम किए जा रहे हैं, लेकिन हम वो जो रेडी टू बिजनेस एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन टेबल पे नहीं रख पा रहे प्रोफेशनल, कि वहां की इन्वेस्टर को, जो कि उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, लाइक ए प्राइवेट इक्विटी फंड, उसको हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और हमारे बिजनेस करने की सलाहियत पर कॉन्फिडेंस आए कि वो उसके साथ काम कर सके। और ये एक बड़ी मैंने उस वक्त भी अपने जो सीनियर कॉलीग्स थे उनको बताया था कि हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। मेरी अभी भी यही राय है कि इनको हुकूमत की मिनिस्ट्रियों से निकाले बगैर, जब तक हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप के सेटअप में हाउस नहीं करेंगे, जहां पर बैंकिंग भी हो, इंजीनियरिंग भी हो, स्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी भी हो, और जो उनकी जबान बोल सकें, तब तक कुछ कॉन्क्रीट प्रोपोजिशंस बननी आसान दिखाई नहीं देती, खास तौर पे जो जियोपॉलिटिकल रिस्क्स बढ़ रहे हैं उसमें। तो अभी तो हारून साहब, ये जो SIFC का मॉडल है, बुनियादी तौर पर तो उस रेड टेप को काटने के लिए SIFC बनाया गया था। वन स्टॉप शॉप आर्मी करेगी, आर्मी उसको इंश्योर करेगी, गारंटी भी देगी, रुकावटें भी दूर करेगी, कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको भी रिजॉल्व करेगी। तो आप जिस चीज़ की तरफ BOI में अंदर बैठ के निशानदेही करते थे, SIFC उसी स्टेप के अंदर एक आगे कदम है। आपको लगता है अभी भी रुकावट आएगी? जी, रुकावट देखें, जहां तक फास्ट ट्रैक करना है गवर्नमेंट की मशीन में, वहां तो SIFC एक रोल प्ले करेगी और उनको करना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो इन्वेस्टर है इस वक्त एक रिटर्न ऑफ इक्विटी मांग रहा है, उसको सेक्टर स्टडीज चाहिए, उसको सेक्टर एक्सपर्ट चाहिए, उनको प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर्स चाहिए। जैसे हमने जब रिफाइनरी की फिजिबिलिटी की थी, उन्होंने कहा कि ये रिटर्न तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है उस वक्त। अब उसके अंदर हमें ऑप्शंस बनानी थी। ये काम मिनिस्ट्रियों को और ब्यूरोक्रेसी को नहीं आता है। ये देखिए ना, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, बाकी ममालिक में सऊदी अरेबिया प्राइवेट सेक्टर के साथ डील करता है। हमें थोड़ा सा इसको डेलीगेट करके एक स्पेस क्रिएट करनी है, जहां वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल जो हैं, ऑयल की जिसको समझ हो, जिनको इनकी डीलिंग आती हो। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि 2 LNG प्लांट्स खरीदना चाहते हैं इमीडिएटली। उस वक्त मैंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को डेडलाइन दी थी। मुझे अभी भी याद है कि आपने अगले 8 माह में मेरे साथ मिलकर इनको बेचना है। बट मुझे 1 माह में नजर आ गया कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर वो सलाहियत ही नहीं थी कि वो डील को स्ट्रक्चर कर पाते। यहां मेरी वरी है कि हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए प्रोफेशनल्स के साथ, ताकि बाकी हमारे पार्टनर्स को तसल्ली हो। ये जो सऊदी पैसा है, ये बड़ा फर्क है। ये कोई डेवलपमेंट फाइनेंसिंग नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप का इसमें हिस्सा है, लेकिन वो रिटर्न मांगता है, एग्जिट मांगता है। मोस्टली वो देखना चाहता है प्रोजेक्ट्स जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो, नए ना हो, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो। हमें इस तरह की डील्स को छोटी करके एक एतमाद बिल्ड करने की जरूरत है। मेरी तो ये राय है, और पहले भी देता रहा हूं, अब भी देता रहा हूं। खाली जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के ऊपर पैसे लेने का टाइम, आई थिंक दैट्स ओवर। लास्ट क्वेश्चन एक आपसे, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके लिए
जहाँ पर एक चैलेंज है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है क्रिएट करे। इस वक्त पहले यूक्रेन ने आपके लिए एक प्रॉब्लम सिचुएशन खड़ी की हुई थी, इस वक्त मिडल ईस्ट उससे बड़ा एक तूफ़ानी सूरत हाल है जो पूरे गल्फ वर्ल्ड के लिए सामने एक चैलेंज है। आप इसमें रास्ता बना भी सकते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा कर सकते हैं। क्या इसमें गुंजाइश है पाकिस्तान के लिए? जी, अगर हम बड़े केयरफुली ट्रेड करें और सिचुएशन को समझने वाले माइंड्स को टेबल पर लाएं, ओल्ड स्कूल वेज ऑफ डूइंग में काम नहीं होगा। आपको याद हो कि हमारे जमाने में हम कतर और सऊदी अरब की टेंशन को नहीं समझ पाए थे और हमने वहां पे जो स्टेप्स लिए वो फिर बैकफायर कर गए। अभी भी सूरत हाल वही है कि इस वक्त हमारी फिर से जरूरत वेस्ट को दोबारा से आ रही है, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स को, जो हमें इस वक्त खत्ते के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि एस्केलेशन टेम्परेरीली अभी हॉल्ट पर है, सिग्नल्स अच्छे हैं, लेकिन हमें इसको समझ के बगैर कोई बड़ी मेजर साइड लिए हुए उसको क्लेवरली खेलना है। मेरी अगेन वही है, मैं दुनिया में आप जानते हैं डिफरेंट मुल्कों को देखता रहा हूं, वो इमीडिएटली वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज को टैप करते हैं समझने के लिए। मुझे यहां डर ये लग रहा है कि वही अगर ओल्ड स्कूल ब्यूरोक्रेसीज को देखेगी तो गालिबन हम इसको शायद इतना स्मार्टली डील ना कर पाए। और मेरी राय अभी भी यह है कि एज सून एज पॉसिबल गेन द नॉलेज एंड गेट इनटू पीपल जिनके वहां लिंकेजेस भी हों, नेटवर्क्स भी हों और इंटरनेशनल इदारों को भी समझते हैं और नई चेंज्ड जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की नॉर्म्स को समझते हैं और वो एडवाइस करें, तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल निकल सकती है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं।